हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के इस चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक वेव, जो कि 11th पार्ट का सेक्शन है ये। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें, कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, कुछ थ्योरीज और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। इन सारी चीज़ों को लेते हुए हम इस चैप्टर्स को कवर करेंगे। आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। वेव क्या है? तो वेव इज ए प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी, इज ए प्रोपागेशन of energy by oscillation of मीडियम पार्टिकल। कभी मीडियम हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे दोनों बातें, कभी मीडियम होगा, कभी मीडियम नहीं भी होगा। जहाँ मीडियम नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 12 का पार्ट है। यहाँ पे मीडियम की बात करेंगे कि जो वेव प्रोपागेट करेगी उसको कुछ मीडियम चाहिए। और मीडियम यानी एयर भी मीडियम हो सकता है साउंड के लिए। जैसे हमने यदि हम साउंड वेव प्रोपागेट करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो साउंड का प्रोपागेशन हो रहा है। कहेंगे इसके लिए मीडियम क्या है? तो साउंड इज आल्सो ए वेव, और मीडियम हो गया ये सारे एयर। स्ट्रिंग वेव, जैसे एक रस्सी है उसको हमने टाइट कर लिया और ऐसे एक जगह से यदि जर्क दें या पल्स क्रिएट करें तो एक वेव ऐसे आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि वेव इज ए प्रोपागेशन बाय सम डिस्टर्बेंस। तो ये भी बात सही है। डिस्टर्बेंस है किसमें? तो कहेंगे मीडियम में डिस्टर्बेंस। ठीक है, आइए वेव को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं बच्चों। वो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट है मैकेनिकल वेव, एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत होती है, नीड मीडियम। एनर्जी प्रोपागेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जो कि 11th का पार्ट है जो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं, नो रिक्वायर्ड मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव हम कहेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन से एनर्जी प्रोपागेट करता है, और यहाँ पे मीडियम के ऑक्सीलेशन से साउंड वेव या स्ट्रिंग वेव इसके एग्जाम्पल रहे, इसके लिए लाइट वेव। ठीक है, बात करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो वन बाय वन देखते हैं। मैकेनिकल वेव को देखिए तीन पार्ट में डिफाइन करने की कोशिश किया गया। पहली बात है कि तो मीडियम चाहिए, तो सबसे पहला जो टर्म है जो डिफाइन करता है वो जो कि है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंड द थर्ड वन इज द वेलोसिटी ऑफ। ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी भी वेव को डिफाइन करते हैं, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, दोनों ही केसेस में। अब यदि एम्पलीट्यूड की यदि मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड क्या है? तो कहते हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द
मीन पोजीशन। अब ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई वेव प्रोपागेट कर रही है उस समय ये जो है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही इसका एम्पलीट्यूड है, जिसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, यानी इसको ऊपर जो मैक्सिमम जो जाता है इस मीन पोजीशन से, तो इसको लिखते हैं प्लस ए और यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए। यानी वेव पार्टिकल प्लस ए टू माइनस ए तक ऑक्सीलेट करते हैं और एनर्जी आगे की तरफ प्रोपागेट करती जाती है। जो एनर्जी है, एनर्जी प्रोपागेशन, प्रोपा लिख दिया, समझिएगा, यह है एनर्जी प्रोपागेशन। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, दूसरा एट्रीब्यूट है इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड ऑन सोर्स। ये सोर्स पे ही डिपेंड करता है। जैसे यदि कोई साउंड सोर्स ही आप कंसीडर कर लीजिए, यहां पे कोई साउंड सोर्स है, साउंड सोर्स ने कोई वेव क्रिएट किया और वेव मान लीजिए ऐसे प्रोपागेट कर रही है। वैसे साउंड का प्रोपागेशन ऐसे होता है, इसको हम वेव स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक। और दिस वन इज द इंसिडेंट वेव, IW इज द इंसिडेंट वेव। ये है आपका मीडियम की बाउंड्री जिसको कह सकते हैं। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। तो वेव इस तरीके से आई और वो कई पार्ट में, देखिए, एक इधर निकल जाएगी, एक रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। देखिए एनर्जी वही है, कई पार्ट में डिवाइड हो गया और कुछ पार्ट इस बाउंड्री के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी इंसिडेंट वेव कुछ तो हो जाएगा ट्रांसमिटेड वेव, कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर ध्यान देंगे, जब इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी यदि NI लिखें, ट्रांसमिटेड वेव के लिखे NT, और रिफ्लेक्टेड का NR, और एब्जॉर्ब का NA, तो इन सभी केसेस में यदि जो भी फ्रीक्वेंसी चली है वही फ्रीक्वेंसी आगे कांस्टेंट बनी रहेगी, चाहे रिफ्लेक्टेड हो, चाहे ट्रांसमिटेड हो, चाहे एब्जॉर्ब्ड हो। फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन सोर्स। यह सोर्स पे डिपेंड, या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि किस मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड ऑन मीडियम, क्योंकि मीडियम जो होता है, मीडियम, दिस वन इज बिहेव लाइक ए कैरियर। ले आना, ले जाना, तो मीडियम एक कैरियर की तरह बिहेव करता है कि जैसे किसी भी चीज़ को ले आना और ले जाना, कैरी करना। तो साउंड का जैसे एक एग्जांपल ये समझें कि जैसे साउंड है तो एयर में प्रोपागेशन स्पीड अलग होगा। यदि मैं बात करूं वाटर में, तो वाटर में अलग होगा। हर एक मीडियम में अपना अलग अलग साउंड प्रोपागेशन स्पीड होगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन मीडियम बिकॉज it behave like
ए कैरियर टू कैरी wave from one place to another. ओके, यदि इन तीनों को कंक्लूड किया जाए तो नोट पॉइंट हम लिखेंगे क्या? फर्स्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी depend on source but velocity of wave depend on medium, या मीडियम पे डिपेंड करेगा और दिए हुए मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स वेयर एज वेलोसिटी डिपेंड ऑन मीडियम। डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल वेव को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे देता हूं। दैट वन इज द साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे वेव प्रोपागेट कर रही है, जैसे मान लीजिए एनर्जी इधर की तरफ जाना है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वह एनर्जी प्रोपागेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल अलग हो रहा है। मीडियम के पार्टिकल देखिए, यानी जिस मीडियम में एनर्जी प्रोपागेट करेगा या वेव प्रोपागेट करेगा, मैं उस मीडियम की बात कर रहा हूं। यानी एनर्जी जो प्रोपागेट करेगी वह मान लीजिए इधर के डायरेक्शन में है, तो ये वेव। और ये मीडियम के देखिए पार्टिकल टू एंड फ्रो आगे पीछे ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करते हैं, यानी ये एनर्जी प्रोपागेशन। एनर्जी प्रोपागेशन का डायरेक्शन देखिए आपका ये है, और मीडियम के पार्टिकल ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, आगे पीछे। यानी कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव आर दोज वेव हैविंग द मीडियम पार्टिकल ऑक्सीलेट parallel to the direction of energy propagation. Parallel in medium particle oscillate parallel to the direction of energy propagation, for example sound wave. And if we talk about the second part, which is called transverse wave. ट्रांसवर्स वेव, जैसे स्ट्रिंग वेव की यदि मैं बात करूं तो देखिए कोई स्ट्रिंग है, जब ऑक्सीलेट करते हैं तो स्ट्रिंग ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करना शुरू कर देता है और एनर्जी प्रोपागेशन इधर, यानी वेव इधर प्रोपागेट कर रही होती है और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वह ऐसे टू एंड फ्रो ऊपर नीचे, देखिए सारे के सारे पार्टिकल एनर्जी प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव। यही दोनों हैं और यही दोनों हमें इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं वेव में। इसके लिए इस वेव यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो साउंड वेव, दूसरा ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स, यानी यही दो चैप्टर हैं जो इस वेव में कंक्लूड होते हैं। और आफ्टर दैट एक स्मॉल इफेक्ट है डॉपलर इफेक्ट। यही हमारे सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू है वेव। तो ट्रांसवर्स वेव दोज वेव इन विच मीडियम पार्टिकल ऑक्सीलेट परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करता है, दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। जनरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यदि मैं बात करूं कि यदि कोई स्ट्रिंग है और टाइटली इंड है, तो जरा देखिए ये जिसमें वेव डेवलप होगा कुछ ऐसा होगा
जहाँ पे हम इसके फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए, यहाँ पे कहते हैं टाइम पीरियड 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल कंप्लीट होगा और एनर्जी इधर की तरफ मूव करती है। जैसे v, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, और यदि बात करते हैं v इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा। लैम्डा क्या है इसका, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ आपका ये है, 1 साइकिल में चली गई दूरी, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, और n इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रोपागेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पल्स, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक वेव स्ट्रक्चर है जहाँ पे 1 साइकिल 2 साइकिल, कितना टाइम क्या है, कितनी वेव वेलोसिटी होगी, इसकी हम लोग चर्चा कर लिए। बात करते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव वेव पल्स कैसे ट्रेवर्स करती है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई टाइटली इंड, दोनों इंड टाइट है कुछ दिए हुए टेंशन टी पे, और इसमें एक वेव पल्स यदि मैं क्रिएट करता हूं, देखिए समझिएगा, ये कोई वेव पल्स है और जो इधर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इधर भी एक कोई वेव पल्स ले लेते हैं ऐसे, जो इधर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये दोनों मिल भी सकती हैं, मान लीजिए एक है तो ये नहीं भी मिलेंगी, है ना। तो इसका जो साइमल्टेनियस इफेक्ट है, चलिए एक ही को समझते हैं। तो एक यहाँ पे है वेव जो कि इधर के डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसी को हम नाम देते हैं वेव पल्स। यही आपका वेव पल्स। यदि इसका इक्वेशन, यदि हम इसको एक्स वाई एक्सिस और इसको यदि मैं एक्स एक्सिस समझूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इसका यदि इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, t इज इक्वल टू 0 पे, तो कुछ समय के बाद ये वेव आगे निकल जाएगी, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, मीडियम वही है, तो v भी चेंज नहीं होगा, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। पर यहाँ पे y और x, इसका पोजीशन चेंज हो गया, इसका अब एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स डैश हो जाएगा। अब समझिए कि एफ ऑफ एक्स डैश कितना, तो कहेंगे यहाँ से कितना दूर गया ये, तो मान लिया t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इज इक्वल टू t टाइम पे यहाँ पे आ गया। v स्पीड से कितना दूर गया, तो हमने मान लिया कि वह दूर डिस्टेंस चला गया, लेट से डेल्टा x यानी पाथ डिफरेंस कहते हैं हम लोग इसको। कितना दूर गया, तो कहेंगे v स्पीड से गया, कितने समय तक, t समय तक, तो कहेंगे vt। तो जो भी इक्वेशन है, यदि यह पॉजिटिव x में मूव किया तो ये इक्वेशन डिफाइन होता है f ऑफ x डैश की जगह x माइनस डेल्टा x, और यदि यह जस्ट अपोजिट नेगेटिव x में यदि मूव करता तो वहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f ऑफ x माइनस वी टी, यानी जहाँ जहाँ इक्वेशन आपका नेगेटिव, सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x माइनस वी टी पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ एग्जाम्पल यदि मान लीजिए यहाँ पे हमने 6/x² + 3 यदि इक्वेशन होता, लेट से यदि इसका इक्वेशन ऐसा होता, तो और v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और t बराबर मान लीजिए 1 सेकेंड पे यदि आपको कहता कि क्या इक्वेशन होगा, तो इस समय जो इसका इक्वेशन लिख रहे होते हैं हम, f ऑफ x माइनस वी टी, v इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2, यानी ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इसी इक्वेशन में। तो 6/x के जगह x माइनस 2 का देखो बेटा होल स्क्वायर प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सेम प्रोग्रेसिव वेव पल्स, बट इट इज डिफाइंड एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यदि मैं बात करूं कि यदि यही वेव पल्स यदि आपका नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रहा होता, तो सेम यहाँ माइनस के जगह पे क्या लगा देते हैं, प्लस। सीधी सी बात है, जब आप किसी लाइन का इक्वेशन यदि ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ओरिजिन से पास करता है,
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 करते हैं तो लाइन पीछे भाग जाता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 करते हैं तो आगे भाग जाता है ना। वही प्रॉपर्टी है, सेम उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रोग्रेसिव वेव पल कैसे मूव करता है, कैसे इसका इक्वेशन वेरी करता है, ये चीजें थी यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, जैसे ये वेव है और इसका इक्वेशन की यदि हम लोग बात करते हैं, इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यदि इसको फॉर्म को और यदि मॉडिफाई किया जाए, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, a आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, and k is called your wave number. ओके, ओमेगा की वैल्यू जो होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, और n इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/t या 2 पाई बाई टी भी लिखा जा सकता है। वेव नंबर k इज कॉल्ड 2 पाई बाई लेमडा, चूंकि लेमडा आप जानते हैं, लेमडा इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर। तो कोई वेव है a माइनस a t 2t 3t, यदि यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, यहाँ माइनस लगाएंगे। यदि यही वेव इधर के डायरेक्शन में मूव कर रही होती, इधर ना जाके इधर मूव कर रही होती, यहाँ प्लस के एक्स लगाते। मीडियम के पार्टिकल वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीलेट करेंगे, प्लस ए टू माइनस ए, और वेव प्रोपागेशन होगा माइनस एक्स लिखा है, नहीं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो। क्लियर है। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाँ, वेलोसिटी को समझ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, तो v इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो प्लस माइनस ओमेगा ए। क्यों ऐसा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू 0 यानी कहाँ पे पार्टिकल होगा, तो कहेंगे मीन पोजीशन पे। यानी मीन पोजीशन पे जब मीडियम के पार्टिकल होते हैं उस समय उसका वेव स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मीडियम के पार्टिकल की बात की जा रही है, ना ही कि यहाँ पे वेव की बात की जा रही है, क्योंकि वेव की वेलोसिटी किसी दिए हुए मीडियम के लिए कांस्टेंट बनी रहती है, वह चेंज नहीं करती है। पर मीडियम के पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं, क्योंकि सबके सब सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो हर एक मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और एनर्जी एक से दूसरे की तरफ एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर करते रहते हैं, और वेव फॉर्मेशन होता है, और वेव यानी एनर्जी प्रोपागेट करता रहता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए, और यदि v इज इक्वल टू जो जनरल इक्वेशन है x के फॉर्म में, v एज ए फंक्शन ऑफ x, ओके। और v की वैल्यू देखिए 0 होगी कब, v इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी जैसे देखिए, जैसे ये वेव है, और वेव का यहाँ का जो पार्टिकल यहाँ पे जब जो पहुँच चुका है, उस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। यानी यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, और ये वाले हैं, जितने ये वाले हैं सब, यहाँ पे जो हैं इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि ये मीन पोजीशन का। यहाँ से यहाँ के जो बीच हैं जो मैक्सिमम से और 0 के बीच में होगा, यहाँ से यहाँ जस्ट सेम वही। मीडियम के पार्टिकल इसी तरीके से ऑक्सीलेट करते हैं। ऐसे देखो, यहाँ मैक्सिमम से धीरे धीरे घटते हैं 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर। तो सब के सब मीडियम पार्टिकल ऐसे टू एंड फ्रो अलग अलग फेज से करते रहते हैं, और एनर्जी का प्रोपागेशन आगे की तरफ होता रहता है। यदि मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिखते हैं,
जनरली ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। और यदि मैं ए मैक्स की यदि बात करूं, ये ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो गया ये। और यदि मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। कब? जब x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, यानी मीन पोजीशन एमपी, एमपी यानी मीन पोजीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। और अभी पीछे हमने जो बात किया था, दिस वन इज द वेव इक्वेशन, है ना। आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, ए सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। जस्ट एक आइडिया समझ लीजिए, ये इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 8 हर्ट्ज। फाइंड द एंगुलर वेव नंबर, यानी आपको यहाँ पे k बताना है। वेव स्पीड, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेव स्पीड v बताना है। एंड द मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड अलग है, यानी मीडियम पार्टिकल, दो अलग अलग चीजें हैं, ये बताना है। तो k की यदि बात करें तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू 40, यानी यहाँ पे 0.4 पुट कर दीजिए और ऊपर लिख दीजिए 20 पाई बाई 4 और ये लिख दीजिए आप 5 पाई। यदि मैं बात करूं v की, v इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n लेमडा और n इज इक्वल टू 8 और लेमडा इज इक्वल टू 40 रखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर पर सेकंड, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? 3.2 मीटर पर सेकंड। एंड द नेक्स्ट वन, ये देखिए, ये वेव वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट होती है, दिए हुए मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है। और मीडियम बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी, पर जिस भी मीडियम में बदल कर जाएगा उस दिए हुए मीडियम के लिए भी कांस्टेंट बना रहेगा। पर मीडियम के पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। आइए वी मैक्स की बात करें हम, तो वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो देखिए 2 पाई एन इज इक्वल टू 8 और एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0.15। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, दिस वन इज द इन मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो दिस वन इज द फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर एंगुलर वेव नंबर, वेव स्पीड एंड मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड। है कि नहीं? आसान क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं, ये देखिए इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 0.5 साइन पाई 3t माइनस 0.1x if here t and x are in meter and time t in second, then find the wave speed. So first of all you have to write this equation in modified form. sin पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 पाई t माइनस 0.1 pi x. Now the equation of wave is equal to 0.5 sin omega t
माइनस के एक्स। यदि हम कंपेयर करें तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 पाई एंड के इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 10। पाई बाई 10, ये जो वैल्यू है ये पाई बाई 10 है। अच्छा, अब v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के, या ध्यान से इसको देखिए, एल लेमडा ही है, 2 पाई एन अपॉन 2 पाई बाई लेमडा, यही होता है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो ये एल लेमडा ही आएगा। तो ओमेगा बाई के डायरेक्ट कर दीजिए, 3 पाई डिवाइड बाई पाई बाई 10 गया ऊपर और ये आ गया आपका 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड, दिस वन इज द वेव वेलोसिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव is y is equal to 6 sin 600t minus 1.8x और सब में whole into multiply 10 to the power minus 5. Ratio of the displacement amplitude of the particle to the wavelength. तो देखिए रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ए इज इक्वल टू, आप कंपेयर करिए तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर दे रखा है। और वेवलेंथ की यदि बात करें तो देखिए के इज इक्वल टू 1.8 है, यानी दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, देन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1.8। तो यहाँ पर रेशियो यानी R1 हमने लिख दिया विच इज इक्वल टू ए बाई लेमडा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होल डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 1.8। इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है, एंड ऑफ पार्टिकल टू द वेव स्पीड। तो वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए एंड v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के या एन लेमडा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 600 बाई के 1.8, ओके, एंड वी मैक्स यदि हम देखें यहाँ पे देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 600 इंटू ए इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, यह भी एक तरीका है। और यहां पे रेशियो पूछा है तो R2 इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन वी, यहां लिखेंगे ओमेगा ए डिवाइड बाई ओमेगा बाई के। तो बाई के यानी के गया ऊपर और ओमेगा गेट कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू ए के। ए इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू के इज इक्वल टू 1.8। या आप इसका और इसमें डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा। क्लियर? तो ये रेशियो हो गया। So that y is equal to 8 e to the power 3x minus 4t is the equation of simple harmonic wave equation। ये भी इक्वेशन एक सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन है। आपको याद दिला दूं कि y is equal to a e to the power kx
माइनस ओमेगा टी, ये भी एक वेव इक्वेशन होता है जहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए आप, तो A इज इक्वल टू होगा आपका 8 और K बराबर है आपका 3 और ओमेगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम वेव स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन था। At t is equal to 0, transverse wave pulse in a wire is describing by the function y is equal to 6/x square plus 3. This is a function of x. ये दिया हुआ है आपको, करा राइट द फंक्शन ऑफ दिस वेव पल्स आफ्टर टाइम t if the wave pulse is traveling in पॉजिटिव यानी घटाएंगे, ध्यान रखिएगा, विथ v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा दूसरा इक्वेशन जो होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे एफ ऑफ x माइनस v t लिखेंगे। तो एफ ऑफ x माइनस v क्या है आपका 5 और टाइम t दिया है तो 5t, यानी जहाँ जहाँ, अब ये इक्वेशन देखिए, जहाँ जहाँ x है वो पुट करेंगे यहाँ पे, तो 6/x माइनस 5t का स्क्वायर और प्लस 3। दिस वन इज द इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या कहा था हमने कि यदि पॉजिटिव x में मूव करेगा तो जितने का पार्ट डिफरेंस आएगा वहाँ पे x में घटा देंगे, और यदि निगेटिव में जाएगा तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है ना। बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। अब देखिए ये कोई टाइटली स्ट्रिंग है और यदि इसमें कोई वेव पल्स यदि क्रिएट होता है या वेव क्रिएट होगा, यदि दिए हुए टेंशन T पर है और T इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, और एक और टर्म डिफाइंड है म्यू इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई म्यू, ये डिफाइन किया जाता है वेव स्पीड, जिसको हम लोग n लैम्डा भी लिखते थे, बट यह जब इक्वेशन गिवन होता था तब। पर को यदि फिजिकल पैरामीटर ये दिया हो व्हेन इक्वेशन गिवन, या हमको इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी, तो ये भी तरीका था n लैम्डा का भी। पर v इज इक्वल टू अंडर रूट बाई टी बाई म्यू, वेयर t इज द टेंशन इन स्ट्रिंग और म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। ये लीनियर मास डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी जो वायर का मास है उसका 1 मीटर का लेंथ, यानी इसका यूनिट हो सकता है kg पर मीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे। यूनिट का ध्यान रखते हुए हम लोग कि भाई ग्राम पर सेंटीमीटर में है तो हमें ग्राम पर सेंटीमीटर का यूनिट का ध्यान रखते हुए करना होगा। ठीक है, आइए तो इसको ध्यान रखते रहिए, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और बात करते हैं अब हम लोग, ये देखिए अभी तक का जो पैरामीटर था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या ये सारी जो चीज़ें थी यह कॉमन थी। अब पर्टिकुलर होकर बात करते हैं साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव की। आइए देखते हैं साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है
साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है, साउंड वेव वेलोसिटी v is defined as under root b by rho। जनरली b बाई नल लिख के यहाँ पे जनरल केस में हम लोग लिखते हैं e बाई रो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, e is called modulus of elasticity, okay, and rho is called density of medium। यह एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। जैसे जिस भी मीडियम में साउंड प्रोपागेट करेगा उस मीडियम की इलास्टिक बिहेवियर कैसा है उसका एक कोफिशिएंट कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग ई से डिनोट किए हैं यहाँ पे। और यदि हम सेकंड पैरामीटर इज रो डेंसिटी, तो यह डेंसिटी क्या है, उस मीडियम कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा हायर डेंसिटी होगी उतना ही वेव वेलोसिटी कम होता जाएगा, नहीं साउंड वेलोसिटी कम होती जाएगी। और जितना उसका इलास्टिक नेचर ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब दो बातें बनती हैं कि यदि सॉलिड है, यानी मीडियम यदि सॉलिड मीडियम है, तो सॉलिड मीडियम में जो साउंड की वेलोसिटी होगी उस केस में क्या डिफाइन होगा, तो वहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग y से डिनोट करते हैं, और y इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडिया इज इक्वल टू y बाई रो से डिफाइन करते हैं, और जो कि दिए हुए मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। आयरन के लिए अलग, स्टील के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग, ठीक है, लकड़ी के लिए अलग, तो किसी भी सॉलिड के लिए अलग अलग होगा और वो कांस्टेंट होगा जो कि चेंज नहीं करेगा। सेकेंड वन इज फॉर द फ्लूइड मीडिया। फ्लूइड में दोनों चीजें आती हैं। फ्लूइड मीडिया या फ्लूइड मीडियम के लिए दोनों चीजें कौन कौन सी, एक लिक्विड और एयर दोनों। और जरा सुनिए, यहां पे इलास्टिसिटी को हम लोग B से डिनोट करते हैं, और B इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए V इज इक्वल टू अंडर रूट B बाई रो। V इज इक्वल टू अंडर रूट B बाई रो, वेयर B इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। पर आपको याद दिला दूं कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने देखा था कि जो किसी भी मीडियम या एयर की यदि बात करें, तो एयर का जो बल्क मॉडुलस या B की जो वैल्यू होती है वह एक थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर पे डिपेंड करती है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। यदि यह चीजें बदलने लगेंगी तो किसी मीडियम का, किसी दिए हुए एक निश्चित मीडियम का ही B की वैल्यू बदलनी शुरू हो जाएगी। यानी अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग कंडीशन पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, लिखिए इसे, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो हमने बात कर दिया वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव की बात। अब साइंटिस्ट आए न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने साउंड के बारे में भी बताया। न्यूटन तो हर जगह ही है, तो इन्होंने बस इसको इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, आप लोग सुने होंगे कि न्यूटन ने जो फार्मूला दिया या जो बताया वो गलत दे दिया। वह गलत नहीं दिया था उन्होंने, उनकी जो थ्योरी को फिर भी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जरा देखिए। न्यूटन ने कहा कि साउंड प्रोपागेशन in a fluid media, या fluid medium is an isothermal process। और इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए यदि V की वैल्यू निकाली गई तो V बराबर आया
बी बाई रो को आइसोथर्मल के लिए बी की वैल्यू प्रेशर से रिप्लेस हो जाती है, और इसको एसटीपी पे जब इसकी वैल्यू को पुट किया गया एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो V की वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड आती है। और जबकि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट V इज इक्वल टू 330 या 333 मीटर पर सेकेंड। तो इससे जो डिफरेंस इसका आया लगभग 50 मीटर पर सेकेंड का आने लगा। यानी न्यूटन ने कहा कि जब साउंड प्रोपागेशन किसी फ्लूइड मीडियम में करता है तो उस मीडियम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, पर या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही मूव किया गया और देखा गया तो यह 280 मीटर पर सेकेंड का आया। सारी चीजें थ्योरी की लंबी बातें रही होंगी, बहुत सारी चीजें रही, सारी चीजें सही रही, पर ये जो आखिरी में जो रिजल्ट आया आइसोथर्मल वाला, यही गलत हो गया। ये आइसोथर्मल नहीं है। इसको करेक्ट किया गया लैपलास के द्वारा। तो लैपलास ने करेक्ट किया न्यूटन्स फार्मूले को, और उन्होंने कहा कि साउंड प्रोपागेशन इज एन साउंड प्रोपागेशन इज एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी साउंड प्रोपागेशन के दौरान कंटिन्यूअस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता रहता है। कंटिन्यूअस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, मीडियम के पार्टिकल यानी कम एक जगह मतलब कंप्रेस होते हैं फिर रेयर होते हैं, मतलब एक बार उनका घनत्व तो बढ़ता है और फिर घटता है, फटता है घटता है, ऐसा होता है। इसके दौरान टेम्परेचर भी बहुत फास्ट रेट से कम ज़्यादा होता रहता है, बहुत कम, मतलब स्लाइटली चेंज होता है पर स्लाइटली चेंज होता है, बहुत कम से। इसके दौरान पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है वह एनर्जी कांस्टेंट बना रहता है, पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बना रहता है। इसलिए लैपलास ने कहा कि सर आइजैक न्यूटन ने सारी बातें ठीक कही थी, पर यह प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर स्लाइटली वेरी करता है। इसकी वजह से आइसोथर्मल नहीं, होल सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होगी जिस लोकल मीडिया में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इसलिए यह एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो साउंड प्रोपागेशन इन ए मीडियम इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, और यहाँ से V की वैल्यू यदि हम लोग लिखते हैं तो यहाँ B बाई रो को रिप्लेस किया जाता है अंडर रूट, देखिए गामा P बाई रो, और गामा है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV के पावर गामा। जब इस B को कन्वर्ट करते हैं तो गामा P बाई रो, और P बाई रो को हम कन्वर्ट करते हैं तो गामा RT बाई M आता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो दिस वन इज द इक्वेशन, राइट इक्वेशन फॉर द साउंड वेलोसिटी। ये है राइट इक्वेशन। जब इसकी वैल्यू को एसटीपी पे पुट किया गया तो यह 330 मीटर 333 मीटर पर सेकेंड के आसपास, यानी P बराबर 10 टू द पावर 5, गामा बराबर 1.4 और रो इज इक्वल टू 1.23 या 1.3 पुट करते हैं। एयर की डेंसिटी 1.3 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 5 और 1.4, तो ये 333 मीटर पर सेकंड, जो कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसके एकदम जस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू है, तो इसीलिए ये एक्सेप्ट हो गया। क्लियर? और इस फार्मूले का ध्यान रखिए, V बराबर अंडर रूट B बाई रो, अंडर रूट गामा P बाई रो। और तो दो अलग अलग चीजें हैं। वेव साउंड में जब बात करेंगे तो ये चलेगा B बाई रो, ये गामा P बाई रो या अंडर रूट गामा RT बाई M। पर जब हम लोग ट्रांसवर्स वेव या स्ट्रिंग वेव की बात करेंगे तो V बराबर n लैम्डा या अंडर रूट T बाई म्यू। दो अलग अलग हैं, दोनों को एक दूसरे में मिक्स मत कर दीजिएगा, इन बातों का ध्यान रखना है आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, जरा देखिए V इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं अंडर रूट B बाई रो या अंडर रूट गामा RT बाई M या अंडर रूट गामा P बाई रो। जरा ध्यान देखें, यहां से समझिए, इफ टेम्परेचर को यदि मैं कांस्टेंट कर दूं
किसी मीडियम के टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कि यदि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और साउंड प्रोपागेट करने लगा तो टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। टेम्परेचर का चेंज होने का मतलब क्या है कि किसी जहाँ जहाँ साउंड चलता जाएगा उस लोकल रीजन में, उस छोटे से रीजन में टेम्परेचर का थोड़ा वेरिएशन होगा। ऐसा नहीं कि पूरे ऑल ओवर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसका ध्यान से अंतर समझिएगा। यदि किस यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि दिए हुए सराउंडिंग का टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो ये देखिए देन ये जो अंडर रूट गामा आर टी बाई एम ये भी कांस्टेंट होगा फॉर ए मीडियम, फॉर गिवन दिए हुए मीडियम के लिए ये भी कांस्टेंट होगा अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। सो यानी भी क्या है, कांस्टेंट होगा। पी बाई रो को ही हम लोग गामा आर टी बाई एम लिखे हैं, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी वेरी कर जाएगी और हमेशा पी बाई रो का रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ये कांस्टेंट बना है क्यों, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। ये एक थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस है साउंड का फ्लूइड में प्रोपागेशन, यानी P यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर टी बाई एम ऑलरेडी कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो साउंड की स्पीड है वह कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और प्रेशर या डेंसिटी किसी एक को बदलने से साउंड की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि प्रेशर बदलेंगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी या डेंसिटी बदलेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो कांस्टेंट, और यदि हम बात करें कि किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, ये तो पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दूसरा, अलग अलग टेम्परेचर पे किसी दिए हुए मीडियम में यदि V1 बाई V2 का रेशियो देखें तो इसको RT बाई एम कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट T1 बाई T2 लिख देंगे, ये हो गया सेकेंड रेशियो। पर ये किसी दिए हुए फॉर सेम मीडियम बदलना नहीं चाहिए, और मीडियम यदि बदलेगा तो क्या और कैंसिल नहीं होगा, तो कहेंगे मोलर मास और गामा ये कैंसिल नहीं होगा, तो उसके लिए अलग इक्वेशन बनने लगेगा ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो हमने बताया ना कि प्रेशर बदलने पे डेंसिटी भी वेरी करने लगती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ह्यूमिडिटी की यदि बात करें तो यदि ड्राई एयर है तो वहाँ पे साउंड की स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी आने से ज़रा होता क्या है कि स्पेसिंग बढ़ जाती है बच्चों और एयर पार्टिकल्स के बीच में, और होता क्या है कि ऑल ओवर डेंसिटी रिड्यूस कर जाती है। तो एयर की जो डेंसिटी है रो फॉर द ड्राई एयर 1.3 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं, पर जब मॉइस्चर हो जाता है या ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तो लगभग 0.8 kg पर मीटर हो जाता है, मीटर क्यूब। यदि यहाँ पे भी की बात करें तो भी बराबर अंडर रूट गामा पी बाई रो लिखते हैं हम लोग, यानी जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका भी ज़्यादा होगा, इसलिए हमेशा मॉइस्चर में ड्राई एयर के कंपेयर में स्पीड ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा इसकी बात। ये कुछ बातें थी। इफेक्ट ऑफ विंड, हवा इधर फ्लो कर रही है और साउंड भी इधर प्रोपागेट कर रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, जस्ट अपोजिट रहेगा तो घट जाएगी। ये तो बेसिक रिलेटिव फिनोमिना है ना। आइए वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय 1 डिग्री सेल्सियस इफ द राइज इन टेम्परेचर। यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी 1 से ही चेंज आएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 0 डिग्री सेल्सियस इज, तो आप इसकी प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए, V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। जरा इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। तो कैलकुलेट चेंज की बात कर रहा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी 332 से कितना वेरी कर जाएगा। तो जरा देखिए यहां से हम लोग यदि ऐसे लिखें
इस इक्वेशन को T2 ना कह के T इनिशियल कह दूं या T0 V0 कह दूं और इसको T डैश V डैश भी लिख सकता हूं, ठीक है, T डैश V डैश। तो T0 बराबर हम लिख सकते हैं T0 प्लस कितने से इंक्रीज हुआ, T है डिग्री सेल्सियस में, चाहे केल्विन में कह सकते हैं, और यह T0। यहाँ से हम लोग लिखेंगे V डैश इज इक्वल टू V0 और अंडर रूट को पावर में 1/2 लिखा जा सकता है और इसको लिखेंगे 273 प्लस T अपॉन 273 केल्विन में। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों V0 1 प्लस T अपॉन 273 होल टू द पावर 1/2। अब जरा देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। एक से यदि बहुत कम होगा तो यह प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, ध्यान रखिए आप। यहाँ पे n बराबर 1/2 और ये x की वैल्यू यहाँ t बराबर 1 है यहाँ पे, तो 1/273 यह जो कि x है आपका कि एक से बहुत कम है और एक से बहुत कम है, तो यह प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि लंबी सीरीज होती है और बाकी सीरीज हट जाती है और इतना ही वैल्यू सिर्फ हम काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे अब क्या आगे, V डैश इज इक्वल टू V0 1 प्लस nx यानी T अपॉन 273 इंटू 2। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, V0 इज इक्वल टू दिया है 332 और 1 प्लस T इज इक्वल टू 1 अपॉन 273 इंटू 2। जब इसको कैलकुलेट करते तो ये वैल्यू लगभग 0.6 मीटर पर सेकेंड आती है। कैलकुलेशन मैं आपके एंड के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ तक का जो सेक्शन था जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ा और साउंड वेव पढ़ा, दोनों की वेलोसिटी के बारे में देखा। इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन हमने पहले किए, फिर उसके बाद वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी में देखा अंडर रूट T बाई म्यू आता है और यहाँ पे अंडर रूट B बाई रो कहें, अंडर रूट गामा P बाई रो कहें, अंडर रूट गामा RT बाई M कहें, ये साउंड वेलोसिटी होती है। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सभी कर रहे थे और इसी सीरीज में हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।